मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इसमें ज़्यादा डेंजरस क्या है बच्चे के लिए? जितना छोटा स्क्रीन उतना ज़्यादा डेंजर है। कौन से बच्चे हैं और किस एज में वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि उनको चश्मा लगता है आगे चल के? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर आप देखें जो चश्मा है बच्चों को, वो अब 50% ऑफ द किड्स इन द क्लासरूम जिनको चश्मा लग रहा है आज की डेट में, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। एक तो वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं, दूसरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम इनफ है स्क्रीन के लिए बच्चों को? व्हाट आई एडवाइज इज 30 मिनट्स इन अ डे, वो भी टीवी, बिग स्क्रीन्स with a proper light. मोबाइल आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आईपैड्स इज नॉट अ गुड आइडिया। उससे जितना दूर रख सके अपने बच्चों को उतना रखें। जब से ये हेडफोन्स आए हैं, जब से बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया, हियरिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं फिर सुनेंगे। आगे और नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक उनको वो मिल जाएगा कि हाँ भाई इस वजह से हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा रोने से आँख पे फर्क पड़ता है, असर आता है? बिल्कुल पड़ता है। तो अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है सैयारा, देखिए आपने? वो नहीं, मैंने रिव्यूज देखे थे एंड वीडियोस देख रहा था मैं कि लोग कितना रो रहे हैं। एंड उसमें अभी ये भी था कि पीपल हु बोर्न आफ्टर 2000 दे आर क्राइंग एंड बिफोर 2000 वाले सर पकड़ ले कि क्या हो रहा है। तो ये जो जेनजी अभी रो रहा है Gen Z, थिएटर में कि वो दिल टूट गया एंड ऑल, Yes. तो आपने बोला कि ज्यादा रोने से विजन खराब होता है। मेरे को लगता है विजन खराब है तभी वो रो रहा तभी रो रहे हैं। है ना? एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि चश्मा जो है घास पे चलने से उतर जाएगा, तो ये कुछ जो मिथ्स हैं जो लोगों के साथ है, जो नहीं करने चाहिए। पोल्यूशन का असर भी पड़ता है आंखों पे। जो आप पराली जल रही है या जो आग जल रहा है या जो धुआं आ रही है या अगरबत्ती का ही धुआं क्यों ना है, तो आपको लगता है वो आंखों में पड़ता है तो उससे एयर पॉल्यूटेंट्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो चिपक जाते हैं आपके आईलिड पे, आपके जो कॉर्निया पे, एंड वो आपको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। नाइट मोड ऑन करके अगर आपने फोन यूज किया तो उतना आंखों में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ चलता है? नहीं, वो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके आंखों को बचाने। द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों, नमस्ते। आंखों की रोशनी क्या कम हो रही है या आईज रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई परेशानी, क्या ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों का हाल खराब हो गया है? सारा डाउट क्लियर होने वाला है इस पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आई हेल्थ के हर इंपॉर्टेंट पहलू की, क्योंकि हमारे साथ है एक जाने माने आई स्पेशलिस्ट जो सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि एक मिशन पर भी हैं। ये बासु आई केयर और जगत फार्मा के डायरेक्टर हैं। लगातार काम कर रहे हैं ऐसे आयुर्वेदिक और साइंटिफिक सॉल्यूशंस पर जो लोगों के चश्मे, सर्जरी और आंखों की बड़ी दिक्कत से लोगों को बचा सके। और ऑल्सो ही इज द माइंड बिहाइंड द वेल नोन आइसोटिन आई ड्रॉप्स, जिसके थ्रू हजारों लोगों की आंखों की रोशनी में जबरदस्त सुधार हुआ है। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मनदीप सिंह बासु। नमस्ते सर। नमस्ते रौनक। आपको चश्मा है नहीं या यहाँ नहीं पहना आपने? नहीं, चश्मा नहीं है मेरे को, और मेरे फादर को भी नहीं है। ही 76 ईयर्स ओल्ड। ओके, और मुझे भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये अच्छी निशानी है क्या? ये कैसे होता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही विजन का प्रॉब्लम नहीं होता? ये बहुत अच्छी बात है। डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, और फैमिली हिस्ट्री नहीं है कोई ऐसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को तो बिकॉज उनकी फैमिली में चश्मा है, मायोपिक है, तो वो हेरिडिटी कैरी करते हैं उसे। कुछ लोगों का जो लाइफस्टाइल ऐसा होता है, या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, या जो बच्चे बाहर, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, और नेचुरल लाइट एक्सपोजर नहीं होता, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं चश्मा लगने के। इसको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। तो कौन से बच्चे हैं और किस एज में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि उनको चश्मा लगता है आगे चल के? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। जैसे फैमिली हिस्ट्री जिनको है उनको तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में ही चश्मा आ जाता है। ओके। बट ऐसा नहीं कि सबको आ रहा है। 50 to 60% ऑफ द किड्स जो हैं वो अपने मदर या फादर से कैरी कर लेते हैं, और उनको हाई मायोपिक होते हैं वो। और जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं और लंबे टाइम तक स्क्रीन देखते हैं, उनको चश्मा आ जाता है एट द एज ऑफ 4-5, क्योंकि वो तभी जो है जो पेरेंट्स है वो मोबाइल देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो अब स्कूल में भी, अब व्हेन दे स्टार्ट स्कूल, तो फिर उनका आजकल स्कूल में भी यू कैन सी कि स्क्रीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो दैट इज़ द एज जब स्टार्ट होता है मायोपिया, एंड टिल द एज ऑफ 13 वो जो नंबर है उनके बढ़ते जाते हैं। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जब तक हाइट बढ़ रही है बच्चे की, जब तक वो पूरा मैच्योर हो रहा है, तब तक उसको जो चश्मे के नंबर बढ़ता चला जाएगा, और फिर 13 साल के बाद जाके स्टेबल होगा। ओके। बट वो उसी केस में होता है जिनके रेटिना स्टेबल होते हैं, रेटिना में कोई खराबी नहीं होती, अदरवाइज उनके नंबर आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, चश्मा कभी भी आ सकता है और किसी को भी आ सकता है। और ऐसा भी मेजरेबल है क्या कि मम्मी की को चश्मा है तो ही लगेगा या पापा को लगेगा? कुछ भी लगेगा? ऐसा नहीं, किसी पेरेंट्स से किसी से भी कैरी हो सकता ओके। है। तो ये और एक डिजिटल आई स्ट्रेन करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, पब्लिक जानती भी है बट फिर भी वो
अवॉइडेबल नहीं है उनके लिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज टाइम नहीं है या न्यूक्लियर फैमिली है। पहले तो हम लोग, हमारे टाइम में तो बच्चे फैमिलीज में ही पल जाते थे यस यस या बाहर ही खेल के बड़े होते थे। अब दिल्ली जैसी जगहों में प्रॉब्लम क्या है कि वो ये कहते हैं कि 5 महीना वो इसलिए बाहर नहीं भेजते क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो बच्चा बाहर कैसे खेलेगा। और 3 से 4 महीने भयंकर गर्मी होती है, तो बचा वो बीच का 2-3 महीना उसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चे को बाहर भेजें, तो बच्चा घर में ही रहेगा। तो कोई ऐसा प्रिवेंटिव मेजर भी है कि अगर घर में ही है और डिजिटल देख रहा है। देखिए पॉसिबल है, हम भेजना नहीं चाहते और कुछ बच्चे बाहर जाना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज दे आर यूज टू स्क्रीन। हम्म, आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आप उनके पेरेंट्स बोलते हैं बाहर जाके खेलने के लिए, तो वो बाहर जाते हैं और 10 मिनट में वापस भी आ जाते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा ठीक या है। हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनका माइंड जो है वो स्क्रीन या टीवी या मोबाइल पे लगा हुआ है। तो फिर वो उनका मन नहीं लगता बाहर कोई भी एक्टिविटी करने का, वो घर आके फिर से टीवी खोल लेते हैं। जी। तो अगर आप, जैसे हम लोग भी थे, हम भी, गर्मियाँ बहुत होती थी हमारे टाइम में, लेकिन हम वी यूज टू गो आउट एंड प्ले, क्योंकि टीवी और मोबाइल इतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं था। हम्म, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी पेरेंट्स को भी, कि हम ये ना सोचें कि हम बच्चों को बाहर ना भेजें, बिकॉज नेचुरल लाइट इज़ मस्ट। और अभी आप फ्रॉम लास्ट आफ्टर कोविड देखें, 5 years में मायोपिया अब एपिडेमिक होता जा रहा है। अगर आप देखें जो चश्मा है बच्चों को, वो अब 50% ऑफ द किड्स इन द क्लासरूम जिनको चश्मा लग रहा है आज की डेट में, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। एक तो वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं, और दूसरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो घर के अंदर बंद रहते हैं तो सब नियर डिस्टेंस की चीज़ें देख रहे हैं, वही दीवार है, वही स्क्रीन है, ओ, दे नॉट गोइंग आउट। तो फार डिस्टेंस की चीज़ें वो कम देखते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, उनको दूर की रोशनी उनकी कम होना शुरू हो जाती है। और अगर हम स्क्रीन को बहुत लंबे टाइम तक देख रहे हैं तो हमारी जो आई आई है वो एडजस्ट हो जाती है नियर विजन के हिसाब से, ठीक है। एंड दैट्स वाई हमें मायोपिया आता है और दूर का जो चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में। तो मैं तो सब पेरेंट्स से यही बोलता हूँ कि बच्चों को बाहर खेलने ज़रूर भेजें, एंड स्पोर्ट्स अगर कोई अगर ज्वाइन कर लें तो बेटर है, बिकॉज व्हेन वी आर इनटू एनी स्पोर्ट, जैसे हम टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हम शटल को देखते हैं इधर उधर, तो हमारे आई मूवमेंट्स जो है फास्ट हो जाते हैं, ठीक और है। हमारी जो मसल्स हैं आइज़ की, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, और जिसकी वजह से हमारा विजन जो है वो बेटर रहता है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसमें ज़्यादा डेंजरस क्या है बच्चे के लिए? जितना छोटा स्क्रीन उतना ज़्यादा डेंजर है, बिकॉज आप जितना छोटा होगा आपकी जो आइज़ हैं उतने ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगी स्क्रीन पे, और जिसकी वजह से जो है बच्चे को मायोपिया भी होगा, और ड्राइनेस इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्क्रीन। क्योंकि जब हम वैसे 40 से 50 बार हम ब्लिंक करते हैं इन अ मिनट, ठीक है। बट व्हेन वी आर ऑन द स्क्रीन इट कम्स डाउन टू 3 to 4 times ओनली। तो जब हम ब्लिंक नहीं करेंगे तो जो नेचुरल लुब्रिकेंट हमारी आई प्रोड्यूस करती है, जो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस इश्यूज बहुत हो रहे हैं, बच्चों में नहीं और बड़ों में भी। तो आप देखा है बहुत सारे, आप देखते हैं कि आंखें जो है बहुत ड्राई हो रही हैं, रेड हो रही हैं, स्ट्रेस में हैं, ठीक है, स्ट्रेन पड़ रहा है। तो जिसे हम डिजिटल स्क्रीन, जो आप कह रहे थे स्ट्रेन, जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं, तो वो इसी वजह से है कि हम जो है हमारा ब्लिंक रेट कम हो रहा है, हमें ड्राइनेस इश्यूज हो रहे हैं, और हमारा विजन लॉस भी हो रहा है। और ज़्यादा स्क्रीन देखने से हमारे रेटिना में भी डैमेज होता है, जो अभी स्टडीज़ नहीं आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है। ओके। एंड दैट्स वाई इन अदर कंट्रीज, जैसे अभी कनाडा में मैंने देखा कि उन्होंने स्कूल्स में स्क्रीन को धीरे धीरे बैन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मायोपिया के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी स्क्रीन दिखाएं, स्क्रीन न दिखाएं। ऐसा नहीं पब्लिक इससे टेक अवे ले ले कि छोटा स्क्रीन नहीं देते हैं, बड़ी टीवी पे दिखाते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम कम देखिए स्क्रीन देखने से या कुछ नए वीडियोस देखने से बच्चों में एक नॉलेज भी आती है। वी कैन नॉट स्टे दैट कि आप 100% इनको अवॉइड करो, दे लर्न फ्रॉम इट ऑल्सो, बट वही है कि वो जो लर्निंग है वो फिर जब ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है, जी। और ज़्यादा टाइम तक आप स्क्रीन, फिर वो जो जो कन्वर्जन है फ्रॉम लर्निंग टू एंटरटेनमेंट, जब वो होता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके बच्चा है, आप उसको आधे घंटे के लिए टीवी देख सकते हैं, देख सकता है कुछ अच्छा कंटेंट या अच्छा चीज़ वो जिससे उसको नॉलेज गेन हो, देख सकता है, बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो गया है अभी ठीक है। कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, वो रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको मोबाइल दे देते हैं। पर बच्चा भी वैसा ना सर, चुप हो जा रहा है। हाँ, बट ये है कि अगर 2 बार रो रहा है या 3 बार रो रहा है या 4 दिन तक रोएगा, 5वें दिन वो अपने आप आदत में आ जाएगा। आदत में आ जाएगा। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ब्लिंक रेट। तो वो ब्लिंक रेट एक हेल्दी आई का क्या होता है? 30 to 40 times in a minute।
तो अगर कोई नेचुरली ज़्यादा नहीं कर रहा है तो क्या वो कैसा पैटर्न है फिर? नेचुरली हमें पता ही नहीं चलता है वैसे तो, अगर आप देखो तो आप यू आर नॉट काउंटिंग। लेकिन अगर हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो देयर इज सम इश्यूज कि जिसकी वजह से ब्लिंक नहीं हो रहे, तो हमें अपनी आइज़ को चेक कराना चाहिए। जो हमारी आई ग्लैंड्स हैं जो लुब्रिकेंट बनाते हैं और जो हमारी ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं, तो उसके भी टेस्ट होते हैं जिससे हमें चीज़ें पता लगती हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, हाँ, ऐसे वो हर मतलब समय ब्लिंक करते रहते हैं, तो डैट इज़ ऑल्सो अ हैबिट। ओके, ठीक है, वो भी एक हैबिट हैबिट है, आइज़ का प्रॉब्लम है? नहीं, हैबिट भी हो जाती है। ओके। 80% लोगों में देखा हमने कि वो एक हैबिट बन गई है ब्लिंक करने की उनको। तो स्टार्टिंग में जैसे अगर बच्चा आपका कुछ ऐसा कर रहा है, बार-बार ब्लिंक कर रहा है, तो हमें उसको टोकना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत बार पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बार-बार बच्चे को टोकें, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं ब्लिंक कम करूँ। तो स्टार्टिंग में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आगे चल के फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 40 टू 50 जनरली होता है। 30, जो ज़्यादा 40 रैपिड कर रहा है हाँ, वो आदत का आदत प्रॉब्लम है, आइज़ का यस, प्रॉब्लम नहीं है। यस, यस, और अगर यस। कम ब्लिंक हो रहा है तो मतलब आँख में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि जो बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आँखों के लिए भी आयुर्वेदा कैसे काम कर रहा है? इसके पीछे का थोड़ा साइंस बताइए सर। देखिए, आयुर्वेदा तो 5000 साल से काम कर रहा है। एलोपैथ तो अभी 2 साल 3 साल पहले आया है। तो ये पहले लोगों की आँखें तब भी स्वस्थ रहती थी और कोई प्रॉब्लम होती तो पहले भी इलाज होते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी डज़ मैटर्स, टेक्नोलॉजी आई बहुत सारी चीज़ों में, जिसने हेल्प भी करा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो अभी आज की डेट में एलोपैथ में जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन ओनली डायग्नोज़ कि ठीक है, आपकी आँख में क्या प्रॉब्लम है, जो पहले लोगों को नहीं पता चलता था। मैक्सिमम आज से कुछ साल पहले, 400 साल, 500 साल पहले, हर बीमारी को यही देखा जाता था कि हाँ, ये पेशेंट ब्लाइंड हो रहा है, ये अंधापन आ गया। रीज़न्स नहीं पता होते थे किस वजह से आ रहा है। एंड देयर आर सो नंबर ऑफ रीज़न्स जिसकी वजह से पेशेंट ब्लाइंड होता है आज की डेट में। कम से कम नहीं तो 100 से 150 बीमारियाँ हैं, जो ऐसी हैं जिसकी आँखों में आती है और जिसकी वजह से लोग ब्लाइंड होते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल कि हाँ, रोशनी कम हो गई, चश्मा लगा लिया। बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला डायबिटीज़, इंडिया में तो डायबिटिक कैपिटल है। अभी रिसेंटली मैं वो देख रहा था न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें आर्टिकल था कि डॉक्टर्स ने बोला है कि डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर ब्लाइंडनेस का इशू हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। तो जो रेटिना है उसके टेस्ट को राइट बनाया जाए लोगों का, ठीक है? ताकि लोग जाके जो भी डायबिटिक हैं, स्टार्टिंग में डायबिटीज़ है, वो अपने रेटिना टेस्ट ज़रूर कराएँ। ओके। क्योंकि रेटिना इश्यूज़ डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, और जिसकी वजह से पेशेंट ब्लाइंड हो रहे हैं। तो ये डायबिटीज़ हो गया। और कितने एज तक होता है ये? डिपेंड कि आपको कितने साल से डायबिटीज़ है। ओके। जैसे अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है, हाँ। तो मैंने देखा है 10 से 12 साल बाद लोगों को आँखों में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो वो तो फिर 1 साल या 2 साल में भी आपकी आँख में प्रॉब्लम है। और ये कंप्लीट विज़न लॉस हो जाता है? स्टार्टिंग होती है, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों साथ में है हुँ। और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो जो है आपको ब्लड आ सकता है रेटिना पे, जिसको हम विट्रस हैमरेज कहते हैं, हुँ। जिसकी वजह से ब्लड आ जाता है पर्दे पे। बहुत सारे लोगों में पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसे हम मैक्युलर एडिमा कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक स्टेज है, जहाँ पे आपके पर्दे में छोटे-छोटे ब्लड के क्लॉट्स आ जाते हैं और आपका विज़न लॉस होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम पे अगर हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें रैप्चर्स बहुत जगह पे हैमरेजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा ब्लड जो है वो हमारे पर्दे पे पूरा आ जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट ब्लाइंड भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखिए, डायबिटिक और अपने वाइटल्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसका आयुर्वेद में इलाज है। तो मैं आयुर्वेद की बात जो आप कह रहे हैं, आयुर्वेद से कैसे इलाज होता है, तो हम लास्ट 27 ईयर्स जो है, जो या मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे फादर ने इस पे रिसर्च भी किया था जी। आज से 40 साल पहले। तो उन्होंने भी ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी थी कि जो उनकी आंटी थी, वो डायबिटीज़ की वजह से ब्लाइंड हो गई थी एंड उनको कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। हुँ। एंड एज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको लगा कि मैं कुछ ना ऐसा करूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसका इलाज कहीं नहीं हो रहा, इस पे हम रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया एंड इट हैज़ टेकन 10 ईयर्स, और उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो डायबिटिक ही नहीं, डायबिटीज़ की वजह से ही नहीं, जो और भी आइज़ की प्रॉब्लम्स थी, जैसे कैटरेक्ट अगर आपको मैच्योर नहीं है, तो मैच्योर है तो लोग सर्जरी कराते हैं, अगर मैच्योर नहीं है तो उसको दवाई से कैसे ख़त्म करा जाए। बच्चों के जो नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो विज़न लॉस हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्लूकोमा जैसी बीमारी जो हिंदुस्तान में मोतियाबिंद के बाद सेकंड नंबर की बीमारी हो गई है, ओके। तो उसकी वजह से लोग ब्लाइंड हो रहे हैं। तो ग्लूकोमा में आँख का प्रेशर बढ़ता है और पेशेंट की आँख की नस सूख जाती है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, डिस्ट्रॉफी जो डीजनरेट हो जाती है। तो उसको कैसे बचाया जाए,
कलर ब्लाइंडनेस बहुत सारे लोगों को होती है। पहले तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो लोगों को पता नहीं चलता था। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वो कलर ब्लाइंड है। वो जब भी उनको किसी अपना वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी एग्जाम्स की, सर्विसेज की, और तब वो मेडिकल देने जाते हैं, तब उनको पता चलता है अरे हमें तो कलर ब्लाइंड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट सबका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो अपना एजुकेशन का पूरा अपना पढ़ाई कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, और एंड में उन्हें पता चलता है जब फाइनल मेडिकल होता है कि हमें तो कलर ब्लाइंड है और हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, Right. क्योंकि अपना अपना पूरा अपना एजुकेशन, पूरा फ्यूचर उस पर ही डिपेंड होता है। तो वो बीमारी पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बच्चों को, तो उस पर हमने काम किया। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। ओल्ड एज डिजनरेशन, एज हो रही है, आपकी आंख कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है, चश्मा एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपकी आंखों को, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, अब जैसे ऐसे ही काम चलाओ। ठीक है। तो वो पेशेंट जो है वो घर पे बैठ गया है आराम से कि भैया अब मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों पे काम किया कि उनके विजन को कैसे वापस लाए, उनके विजन को कैसे रिस्टोर करा जाए, उनके विजन को कैसे वहीं पे स्टेबल भी कर सकते हैं कि आगे ब्लाइंड ना हो पेशेंट। हेरिडिटी डिजीजेज लाइक आरपी हो गया, जिनको पर्दे उनके कमज़ोर होते हैं, तो फैमिली में हिस्ट्री चल रही है कि फादर को था या पिछली फैमिली में 7 जनरेशन तक कैरी कर सकती है बीमारी। तो इसमें पेशेंट को रात में दिखना बंद होता है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वो दिन में भी ब्लाइंड हो जाता है। तो ये सब बीमारियों का कोई इलाज था नहीं एलोपैथ में। तो ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई, इस पे हमने जो है रिसर्च किया उन्होंने, एंड इट हैज़ टेकन 10 ईयर्स। फिर धीरे 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 हर चीज़ पे पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें पता चली, और आज हम इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं और आयुर्वेद से करते हैं। सेफ भी है, कोई सर्जरी नहीं करानी है आपको, और पेशेंट ब्लाइंड होने से भी बच रहा है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% सब ठीक हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। उसको लाइफस्टाइल कैसा है, उसके वाइटल्स क्या कह रहे हैं, या उसकी बॉडी पे कितना चीज़ें हैं, उनकी उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या है, तो उन सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। सी एलोपैथी में आपके भी डॉक्टर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। मेरे भी एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे बोला कि किसी चीज़ का मैं आयुर्वेदिक इलाज कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों आयुर्वेदिक करा रहा है? तो मैंने बोला क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उन्होंने बोला क्योंकि इफेक्ट नहीं होता। तो एक एक आउटराइटली रिजेक्ट कर देने वाला जो पॉइंट होता है, जो आयुर्वेद को हमेशा फेस करना पड़ता है। तो आइज़ को लेकर के उसमें ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टिव पॉइंट आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को, जिससे उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, इलाज संभव है आयुर्वेदा से? देखिए, इफेक्ट नहीं होता तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि अगर आँखों की जैसे हमने बात करी, हम्म, तो एलोपैथ में बात करें तो सिर्फ 2 चीज़ें, चश्मा उतारना, लेज़िक, और कैटरेक्ट सर्जरी। इसके अलावा और किसी बीमारी का, जो मैंने अभी पहले बताया, किसी का इलाज नहीं है। तो वहाँ तो चैप्टर ख़त्म ही हो गया कि ठीक है कि हाँ, बात वहाँ होती है कि हाँ, हमारे पास भी इलाज है, आयुर्वेद में भी इलाज है, हमारा बेटर है, उनका बेटर नहीं है। बट जब आपके पास इलाज है ही नहीं, आप मना कर रहे हो कि भई आप चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, यू आर सेइंग हमने तो हैंड्स अप कर लिए, अब आई एम सॉरी। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आयुर्वेद उस पर कोई काम कर रहा है, तो यू शुड ऑलवेज प्रेस कि हाँ भाई ठीक है, हमसे ठीक नहीं हो पा रहा, तुम वहाँ जाके इलाज करा लो, है ना। एटलीस्ट पेशेंट के पास एक होप तो हो। बट द थिंग इज व्हेन यू से दैट कि देखो हमारे पास भी नहीं और कहीं भी नहीं, कहीं मत जाओ, हाँ, तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो सही नहीं होती। इफ कैटरेक्ट इज मैच्योर, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू गो फॉर अ सर्जरी। ठीक है भैया, मोतियाबिंद आपका पूरा पक आप चुका बोलते है, हो उनको हाँ एलोपैथी बिल्कुल से जाओ बोलता और हूँ सर्जरी कि करो। जाओ भाई ऑपरेशन करा लो। लेसिक को भी सपोर्ट करते हैं? ठीक है, लेजिक को भी सपोर्ट करता हूँ इफ द रेटिना इज फाइन, इफ द कॉर्निया इज 100% वर्किंग बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। एक बच्चे का मन है कि हाँ मेरा 8 नंबर का चश्मा है और मैं कैरी नहीं कर पाता, एक सपना होता है, लड़कियां होती हैं उनको सपना होता है कि वी डोंट वांट टू वियर द स्पेक्स। हाँ, आई जस्ट वांट देम कि जाओ पहले रेटिना टेस्ट कराओ, कॉर्निया टेस्ट कराओ, बिल्कुल ठीक है, यू कैन चूज अ ऑप्शन। बट क्या होता है जब हाई नंबर्स होते हैं तो 60 to 70% पेशेंट्स में उनके रेटिना वीक होते हैं, और ऐसे टाइम पे भी जब डॉक्टर जो है उनका लेजिक कर देता है, उनको पता नहीं होता है या उनको जानकारी नहीं देता है, तो फिर आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन उनके रेटिना में और कमज़ोरी आती है, और उस कमज़ोरी की वजह से उनकी आँख और तेज़ी से कमज़ोर होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है ना, चश्मा एक्सेप्ट करती है आइज़, और रेटिना आपका इतना कमज़ोर हो जाता है, आप धीरे धीरे ब्लाइंड होने शुरू हो जाते हैं। राइट। तो ये सब इश्यूज़ हैं। हाँ, अगर आपके कम नंबर हैं, आपका 1 2 3 या 4 नंबर तक भी है, तो जस्ट चूज़ आयुर्वेदा फर्स्ट। पहले दवाई से कोशिश करो, आपके चश्मे के नंबर भी कम हो जाएँ, आपकी स्टेबिलिटी भी आ जाए, आपका रेटिना को भी स्ट्रेंथ आ जाए। एंड अगर आपको तब भी इन फ्यूचर आप 18 ईयर्स या 19 ईयर्स के बाद चाहते हो चश्मा उतारना, या फिर आप चाहते हो कि मुझे चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना, देन यू कैन चूज़ द ऑप्शन। Okay. लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पहले विदाउट सर्जरी
और विदाउट एनी ऑपरेशन आप अपनी आंखों को दें, क्योंकि आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो अगर उसमें कोई भी साइड इफेक्ट आता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है, तो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कलर ब्लाइंडनेस है ये, कैसे एक इंसान को जल्दी कैसे पता चल सकता है? टेस्ट कराने से। टेस्ट से ही पता चलेगा? टेस्ट ऐसे से पता डिसाइड चलेगा। कर सकता हूँ मैं कलर ब्लाइंडनेस है? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है सब ऐसे ही दिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपको क्या कॉम्बिनेशंस में ग्रे, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है शायद मैं ऐसे देखता हूँ, दुनिया भी ऐसे ही देखती होगी। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कलर ब्लाइंड हो। सो व्हेन यू गो फॉर अ टेस्ट, और फिर जब आपको एशियारस बुक होती है जिससे हम कलर्स पहचानते हैं, जब वो पढ़ाई जाती है, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अगर कॉम्बिनेशन में रेड एंड ग्रीन है और नंबर्स हैं, तो मैं नंबर्स पहचान ही नहीं पाऊंगा। मैं अगर मेरे को मैं लाइंस दिखाऊंगा रेड एंड ग्रीन की, तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा उस लाइन को। सो देन यू गॉट टू नो कि हाँ, हमें कलर ब्लाइंड है। देन यू स्टार्ट फाइंडिंग कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इस नहीं, ये इट्स वेरी कॉमन। देखो, 10 में से 2 लोगों को कलर ब्लाइंड होता है आदमियों में, सीरियसली? और लेडीज में 100 में से 2 लोगों को होता है। सो इट्स अ डिफरेंस। तभी उनको पिंक और पिंच पिंक और अलग अलग वो सारे कलर्स सारे शेड्स पता बहुत होते हैं। बिल्कुल पता होते हैं। और ये आदमी problem है। आदमी को रेड अंधे एंड हैं, ग्रीन। मर्द अंधे हैं बॉस, कलर नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या कॉस्ट होती है एक टेस्ट की? नॉट वेरी मच। एक डॉक्टर के पास आप प्रिस्क्रिप्शन बनाओ, जस्ट कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करा लो, वो उसी प्रिस्क्रिप्शन में आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करके दे देते। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दैट, क्योंकि आपको बुक ही पढ़नी होती है। ठीक है। तो नॉर्मली व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं करता है। सो अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है तो ही मुझे कराना है, या मुझे आंख की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कलर ब्लाइंडनेस से? नहीं, कोई मेजर आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक। इट जस्ट आपको कलर्स डेफिशिएंसी है। ओके। बट इन सम केसेस, इन सम डिजीजेस, आपको जैसे मैक्यूलर डिजनरेशन है, या ऑप्टिक नर्व आपकी खराब हो रही है, आपकी नसें सूख रही हैं, तब वहाँ पे कलर इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। ओके। बट उससे पहले आपको ब्लाइंडनेस आएगी, आपको विजन लॉस होगा, आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। और जब कम दिखना शुरू हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो एक स्टेज ऐसी आएगी आपको कलर्स भी दिखना बंद हो जाएंगे, है ना। तो तब जाके हम कर सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, कलर का इस बीमारी से भी रिलेशन है। सो ये भी होता है क्या कि एक एज के बाद तब तक अगर आपकी आंख खराब नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी? ऐसा नहीं, कभी भी हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके वाइटल्स पे डिपेंड करता है। ओके। आपको डायबिटिक हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको थायराइड है, तो ये सब चीज़ें भी जो है, जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। डीजनरेशन कैन कम एनी टाइम। ठीक है, आपकी कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री है, उसमें किसी को पहले हुआ हो मैक्यूला पे डीजनरेशन, तो आपको एक एज में 40 साल 45 साल के बाद जाके आपके भी आँख में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, तो वो कभी भी हो सकती है। किसी भी एज में? किसी भी एज में प्रॉब्लम आ सकती है। फेयर इनफ। जो स्क्विंट आइज होती हैं, जो आंखें थोड़ी टेढ़ी होती हैं या अलग डायरेक्शन में देख रही होती हैं, उसका इलाज पॉसिबल है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें हमें जानना जरूरी है। स्क्विंट क्यों आ रहा है, पहले तो वो हमें जानना चाहिए। जब हमने देखा है मोस्टली, जब बच्चे में हमने देखा है कि एक आँख कम कमज़ोर है और एक आँख ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको हम, दोनों है? हाँ, दोनों है। या फिर एक आँख ठीक है, एक आँख ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस बहुत है, जिसे हम एम्ब्लॉयपिक आई भी कह सकते हैं, लेजी आई भी कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में स्क्विंट जो है वो आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जो सही आँख है, करेक्ट आई है, वो देख रही है वो, और दूसरी आँख को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। तो बच्चा कई बार ऐसे करके देखना शुरू कर देता है। या फिर नियर विजन में जब हम मोबाइल देख रहे हैं, तो हमने देखा है बच्चों की आँख बिल्कुल बीच में आ जाती है, और जिनकी एक आँख ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो जो है वो भागती है, जिसकी वजह से उनको स्क्विंट बनना शुरू हो जाता है। ओके। तो इसके लिए डॉक्टर जो है पैचिंग कराते हैं बच्चे की। जो सही आँख है उसको पैच कर देते हैं, और जो खराब आँख है उससे ही देखने को बोलते हैं, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट देखे और वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि जब एक ज़्यादा आँख खराब होती है, तो ब्रेन जो है उस आँख को सिग्नल देना बंद कर देता है, वो करेक्ट आई को ही सिग्नल भेजता है कि तुम ही देखो, इसको रहने दो। तो वो जिसे हम लेजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो लेजी है, इसको रहने दो। राइट। एंड बहुत टाइम तक ऐसा होने के बाद वो इतनी लेजी हो जाती है कि उसको ना चश्मा एक्सेप्ट करती है, ना उससे दिखता है, और फिर उसमें स्क्विंट और टेढ़ापन भी आना शुरू हो जाता है। एक तो ये रीज़न होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सब एक्चुअल बच्चों में होता है। एक ही किसी एज में भी स्क्विंट आ गया, एकदम से आँख टेढ़ी हो गई, देन वी हैव टू गो फॉर अ MRI, कि कहीं ना कहीं हमारी नर्व पे इफेक्ट हुआ है, ब्रेन में इफेक्ट हुआ है, कोई स्वेलिंग आई है। तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी MRI करानी चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि ब्रेन में कहाँ इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारी आँख टेढ़ी हो गई है। सर कोई बच्चा जो पैदा होने के साथ ही अगर ब्लाइंड है, विजन नहीं है उसको, तो आपको लगता है आगे इलाज हो सकता है, ठीक हो सकता है आंखें? नहीं लगता कोई चांस है।
देखिए इसमें भी बहुत सारे रीज़न होते हैं ब्लाइंडनेस के, कि एक तो बिल्कुल ही उसका रेटिना ख़राब है अंदर से, या ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ज़ीरो है। बॉर्न कैटरेक्ट भी होता है बहुत बच्चों को, ओके। कि पैदा हुए मोतियाबिंद है उनको, तो बच्चों पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो इधर-उधर देखना शुरू करता है, लाइट सनलाइट से प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल लाइट से उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, आँखें बंद करता है या वो चीज़ों से टकराता है। तो हमें लगता है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसके सारे टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि कैटरेक्ट में भी विजन प्रॉब्लम होते हैं। अब छोटे बच्चों में प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर बोलता है सर्जरी करा लो कैटरेक्ट की, लेकिन इतने छोटों में बच्चों में सक्सेस रेट बहुत कम होता है कैटरेक्ट सर्जरी का। और क्या होता है कि डॉक्टर लेंस निकाल देता है, क्योंकि छोटे बच्चे में लेंस नहीं डल सकता, एंड दे हैव टू वेट फॉर 10 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स कि कब उसका थोड़ा आई बॉल इस लेवल पे आए कि उसको लेंस डल पाए। और फिर तब तक उसका जो विजन है, क्योंकि रेटिना पे पूरी लाइट नहीं पहुंच रही है, लेंस जी। निकला हुआ है और विजन पूरा नहीं बन पा रहा, तो तब तक उसका विजन बच्चे का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि लेंस डालने के बाद भी उसे 10% या 15% ही आता है। अगर ऐसे टाइम पे स्टार्टिंग में ही अगर उसको बिल्कुल मैच्योर कैटरेक्ट नहीं है बच्चे को, और कैटरेक्ट नॉर्मल कैटरेक्ट है, तो अगर हम दवाई से उसको ठीक भी कर सकते हैं, ताकि उसे आगे चल के सर्जरी ना करानी पड़े। और जो बच्चा जन्म से ही ब्लाइंड है उसका उसका इलाज नहीं है। ब्लाइंड लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। कई बार मूवीज़ वगैरह में दिखाया है कि आप आइज़ डोनेट करते हैं और फिर वो लगा दी जाती हैं और फिर वो ठीक हो जाता है, ऐसा होता है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है आई डोनेट करना मतलब आँख निकाल के आँख फिट कर दी। हाँ, ऐसा नहीं होता। सो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, जो हमारी आँख की पुतली है हाँ। सिर्फ वही ट्रांसप्लांट होता है, आँख कभी ट्रांसप्लांट नहीं होती। हुँ, तो वो भी इसलिए होता है, जैसे आपकी चोट लग गई, कोई स्क्रैच आ गया सामने पुतली में, नाखून लग गया या कुछ ऐसा लग गया, या कोई अल्सर हो गया और आपकी जो कॉर्निया वो सफ़ेद पड़ गई, हुँ, ठीक है? इन दैट केस ट्रांसप्लांट होता है, बस पुतली का जो हम काट के उसमें जो ऊपर का लेंस कॉर्निया होता है उसको हम फिट कर सकते हैं। ओके। दैट इज़ द ओनली ट्रांसप्लांट जो होता है आँखों में। बट ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आँख कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती। आई डोनेशन इज नॉट द आई पूरी डोनेट कर दी, इट्स जस्ट अ कॉर्निया जो डोनेट होता है और फिर उसे हम ट्रांसप्लांट ये कर फ़िल्मों सकते में हैं। दिखाया है कि बच्चा देखने लगे इसलिए पापा ने उसको अपनी आँखें दे दी। वो फिल्मों में ही है। अच्छा, फ़िल्मों में ऐसे ठीक है। डाइट का बताइए सर, कैसे क्या करें कि आँखें स्वस्थ रहें? उसके लिए एक रेगुलर डाइट क्या होनी चाहिए? घर में क्या खाएँ लोग? सो सबसे पहले जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। ठीक है, दे आर द वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। इफ़ यू आर हैविंग जूस, तो अगर फ्रेश जूस ले रहे हैं तो उसमें आंवला को इंक्लूड करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आंवला भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और जिससे हमारा विजन बेटर होता है, मेंटेन होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश का बहुत अच्छा ओमेगा का विटामिन ए होता है उसमें, तो उसका बहुत अच्छा रोल है। एंड अगर आपको ड्राइनेस इश्यूज हैं तो आप जो बादाम है उसका जैसे रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, विटामिन ई मिलता है आपको, तो वो लुब्रिकेंट बनाता है इसमें। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन हैव, बट अगेन ये आपकी रोशनी नहीं बढ़ाएंगे, हुँ, हुँ। दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन द विजन। ओके। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं ये सब चीज़ें लेने से मेरी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, मेंटेन में ये हेल्प कर सकते हैं। और कौन-सी एक बड़ी गलतफ़हमी आपको लगता है आँखों को लेकर? बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को लगता है कि मिथ है कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने क्या देखा है, क्या कॉमन है? बहुत सारे मिथ्स हैं आँखों को लेके, जो ट्रांसप्लांट वाला तो है ही, पेशेंट सबसे ज़्यादा पूछता है कि सर आँख बदल जाएगी, तो ये तो एक मिथ है ही। और एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि चश्मा जो है हमारा जो है घास में चलने से उतर जाएगा। ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि सर सुबह हम घास पे चलते हैं तो इससे हमारा चश्मा उतर जाएगा। तो ये जो है बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। और एक सनलाइट जो है, नेचुरल लाइट इज़ गुड फॉर आई, लेकिन लोग कहते हैं सन गेज मतलब सुबह सूरज की रोशनी उठते ही, जब सूरज की रोशनी को सूरज को डायरेक्ट देखने से जो है हमारा विजन बेटर हो जाएगा। नहीं, उससे और आपके रेटिना पे यूवी रेज पड़ेंगे और ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ जो मिथ्स हैं जो लोगों के साथ है, जो नहीं करने चाहिए। हुँ, तो इससे चीज़ें जो है अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एक ओके। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी सुबह उठते ही हम पानी बहुत ज़ोर से मारते हैं आँखों में, तो हमें बड़ा फ्रेश लगता है। हमारी आँखें इससे बहुत अच्छी हो जाती हैं। बहुत लोग करते हैं कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से आँखों में पानी मारते हैं। इट विल ऑल्सो डैमेज योर आई टीयर्स, ठीक है? ज़्यादा तेज़ पानी मारने से हमारे ग्लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमें ड्राइनेस और बढ़ सकती है, रेदर देन ठीक होने से। उस टाइम तो बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन बाद में इट कैन अफेक्ट इन द फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें हैं। एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है सर। डेफ़िनिटली आपको कभी किसी ने नहीं पूछा होगा। ये मैंने भी नहीं लिखा था बट मेरे को आ गया तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि धृतराष्ट्र
जन्म से ही अंधे थे और गांधारी ने पट्टी बांध ली, हम्म, तो इतने साल तक अगर गांधारी ने पट्टी बांधी है और फिर आंखें खोली हैं, तो फिर उनको एक पावर आ गई थी कि वो जो देख रही हैं वो हो रहा है। हम्म। बट अगर मैं आज के टाइम में ऐसा एक केस लूँ कि किसी ने आंखें ही नहीं खोली और पट्टी बांध के रखी है, तो और सालों तक ये किया है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उनकी आंखों में? वैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने कभी देखा नहीं है किसी में, ठीक है, बट आई थिंक एंशिएंट क्वेश्चन पूछ हाँ, आई थिंक कि वो और डैमेज ही होगा आइज को, बिकॉज आपके रेटिना को देखने की आदत ही नहीं पड़ी, वो इमेज को क्रिएट करने की आदत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, वो बाहर का जो लाइट के साथ ही इमेज बनती है हमारे रेटिना पे जाके, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है हमारा बीच का लेंस है, और लेंस उसको लेके जाता है हमारे रेटिना पे, वहाँ इमेज बनती है। तो अगर हमारी सालों तक हमारा रेटिना ने काम ही नहीं किया है और वो बंद रहा है, तो आई थिंक अगर ऐसे इतने सालों बाद अगर हम पट्टी खोलेंगे तो विजन और खराब ही होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। आँख खराब हो गया होगा। बिल्कुल। कलर्स का भी इम्पैक्ट आंखों पे पड़ता है क्या, कि अगर मैं कौन से कलर ज़्यादा देख रहा हूँ या आई एम सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कलर्स, सो उनका असर पड़ता है आंखों पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आई जो है बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, ऐसे कलर से और इन सब चीज़ों से, वो तो बने ही इसलिए हैं कि हम देख पाए, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता कलर्स को देखने से आईज। क्योंकि अगर हम एक ऐसी एरियाज में जाते हैं जहाँ पे वाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे स्नो में आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है, जैसे हमारे सैनिक करते हैं बॉर्डर एरियाज में या हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी जो रेज है वो वापस हमारी आंखों में जाती है, और जिसका जो मतलब जो उसकी रेस जो आंखों में जाती है तो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है बहुत टाइम तक। तो इन दैट केस वी नीड टू वेयर द सन ग्लासेज वहाँ पे, ताकि डायरेक्ट जो है सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में ना पड़े, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं वहाँ पे। तो उसमें इट्स क्या नॉट है? अबाउट द कलर, इट्स अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द जो सनलाइट है, जो आइस पे पड़ता है वो हमारी आंखों में पड़ती है, तो उससे हमें इश्यूज क्रिएट होते हैं आइस में। वो आपने बोला था, उस पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहेंगे कि सन को अगर आप ओपन आइज से, नेकेड आइज से देखते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है आंखों पे ज़्यादा? बिल्कुल, यूवी रेज होती हैं, और यूवी रेज जो हमारी आंखों में पड़ती हैं डायरेक्ट, तो वो हमारे रेटिना को हार्म करती हैं। आपने देखा होगा कि जब सोलर एक्लिप्स आता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे मना किया जाता है कि आप सन को ना देखें या बाहर ना निकलें, क्योंकि सोलर रेटिनाइटिस होता है। रेटिनाइटिस का मतलब सोलर रेज की वजह से हमारे रेटिना का खराब होना, ठीक है। तो इस वजह से हमें उस टाइम पे मना किया जाता है। ऐसे ही जो है, अगर जो डायरेक्ट सनलाइट, हाँ, मॉर्निंग सन अगर आप देख रहे हो जिसमें अभी रेज नहीं है, तो इट कैन हेल्पफुल इन योर आई, कि वो आपको, क्योंकि आप दूर का डिस्टेंस ज़्यादा देर तक देख रहे हो, लेकिन अगर सूरज पूरा निकला है और आप उसे देख रहे हैं, तो आपके रेटिना का डैमेज होने के चांसेस बन सकते हैं। सो सनग्लासेस कैन बी या सनग्लासेस इज फाइन, बट वाई टू सी डायरेक्टली टू द सन। पहले ज़माने में बोला जाता है कि सन गेज लो, या सन को डायरेक्ट देखो तो आपका विजन बेटर हो जाएगा, आपको और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि हमें किस टाइम पे सन को देखना है, सन गेजिंग का टाइम क्या है। ओके। वो कभी भी, और आजकल तो मैंने देखा है, जो मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं इस चीज़ को, सर हम इसको रोज़ सुबह सूरज दिखाते हैं और घास पे चलाते हैं, और मतलब बहुत सारी वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम इसे ये खिलाते तो आप हैं, वो डांटते नहीं, खिलाते टीवी हैं। क्यों नहीं बंद कराते? बस टीवी नहीं बंद कराना, क्योंकि दे ऑल्सो नीड देयर टाइम। स्पेस एंड टाइम। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे बच्चे आते हैं जिनको हाई नंबर, स्कूल से पता चल गया कि सब दिखाई नहीं दे रहा, और वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर चश्मा लग गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि स्क्रीन टाइम कितना है आपका? बस सर बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कब बंद किया? बोले सर जब पता चला कि चश्मा लग गया, तब से हम इसको टीवी मोबाइल नहीं देखने दे रहे। बट अगर ये काम अगर हम पहले कर लेते हैं, पहले करें और बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में डालें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना टाइम इनफ है स्क्रीन के लिए बच्चों के? व्हाट आई एडवाइज इज 30 मिनट्स इन अ डे, ओके। वो भी टीवी, बिग स्क्रीन्स, ठीक है, विद अ प्रॉपर लाइट, ठीक है। अंधेरे में नहीं देखना है, अंधेरे में अगर लाइट्स नहीं है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है, तो वो भी आपकी इफेक्ट। इवन इफ यू आर रीडिंग बुक, बहुत सारे बच्चे हमने वो कम लाइट में अपना बुक्स पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आईपैड्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया। उससे जितना दूर रख सकें अपने बच्चों को उतना रखें। कुछ पेरेंट्स अब ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को अब सुनाते हैं, उनको दिखाते नहीं हैं। सो जैसे पॉडकास्ट है वो सुने, उससे वो उनका थोड़ा विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगा, दे विल बी मोर क्रिएटिव, वो विजुअलाइज करेंगे। वो बेटर है, वो बेटर है कि आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को, पर वो भी विजुअलाइज हेडफोन कर रहे नहीं हैं, ना? हेडफोन नहीं, क्योंकि अभी इसमें भी ये भी एपिडेमिक होने वाला आने वाले टाइम में, हियरिंग इश्यूज, ठीक है। बहुत सारे केसेस मेरे फ्रेंड्स हैं जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनसे डिस्कशंस होते हैं,
तो उन्होंने मुझे बताया कि जब से ये हेडफोन्स आए हैं, जब से बच्चों ने ये लगाना शुरू कर दिया, हियरिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल आपने देखा एवरीवन इज़ यूजिंग, जो भी रनिंग भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, नॉर्मल आजकल बच्चे मैं देखता हूँ मेरी सोसाइटी में वॉक कर रहे हैं, उनके हेडफोन्स लगे रहते हैं हर समय, एंड म्यूज़िक भी बहुत तेज़ चल रहा है उसमें, दे आर यूज टू दैट म्यूज़िक। तो उनको आगे चल के हियरिंग इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आई थिंक होना चाहिए, और उसके बारे में लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। वैसे भी बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं फिर सुनते। आगे और नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक उनको वो मिल जाएगा कि हाँ भाई इस वजह से हमें सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, बट बहुत ही क्रिटिकल है। सो 30 मिनट्स अगर आप स्क्रीन देना चाहते हैं बच्चों को तो उससे ज़्यादा आप मत दें। परफेक्ट। ट्रैवल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप फ्लाइट्स में या लंबी जर्नी आप ट्रेन में कर रहे हो, तो बच्चा अभी क्या करेगा? पहले तो मूंगफली वाला भी आता था, अब तो ट्रेन में वो भी नहीं आता। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मैं जा रहा था फ्लाइट में, एंड मेरे आगे एक बच्चा बैठा था, उसके पेरेंट्स बैठ रहे थे, एंड ही वाज वाचिंग आईपैड। तो व्हाट हिज फादर डिड, उसने अपने बेटे से बोला चलो एक गेम खेलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या मैं देख रहा हूँ स्क्रीन, बोले नहीं बहुत अच्छा गेम है, हम गेम खेलते हैं। एंड ही डाइवर्टेड हिज माइंड, एंड 2 घंटे की फ्लाइट में 1-1.5 घंटा ही वॉज प्लेइंग विद हिज किड, कोई गेम वो लोग खेल रहे थे आपस में, मुझे पता नहीं चल रहा था बट पीछे। बट मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि हिज फादर वांटेड कि वो स्क्रीन से हटे एंड उसका माइंड डाइवर्ट हो, और उन्होंने वो किया, सक्सेसफुली किया, एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर, एंड 1-1.5 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। तो दिस इज़ द वे टू डू इट। एब्सोल्युटली। यू हैव टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ योर किड कि उसको स्क्रीन से निकालने के लिए। अभी क्या पेरेंट्स खुद ही मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि चलो बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसको भी स्क्रीन दे दो, हम भी मोबाइल देखें। बट ये प्रॉब्लम है, और आगे चल के बच्चों को प्रॉब्लम, और फिर जब चश्मा लग जाता है राइट। तो दे कम टू मी एंड दे स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि हाई ये क्या हो गया, है ना। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चों को चश्मा कैसे लग गया, ऐसा क्या हो गया, और ये वो, क्योंकि बहुत हाई नंबर्स आते हैं एकदम से, और पता नहीं चल पाता पेरेंट्स को या बच्चों को कि, और बच्चे डर के मारे बताते भी नहीं हैं कि हमें कम दिख रहा है स्कूल में, या हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि माँ बाप जो है मोबाइल ले लेंगे हमसे या स्क्रीन ले लेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर स्कूल में जब जब वो पीछे बैठते हैं, और जब उनको उनकी बुक्स में, नोटबुक्स में गलतियाँ बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती हैं, देन फिर टीचर्स जो है वो कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स को कि कुछ गड़बड़ है, आप इसकी आई टेस्ट कराओ, और तब उनको पता चलता है, तब उनको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे आ रहा होता है। उफ। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो विद द स्पेक्स ऑल्सो दे कैन नॉट एबल टू सी 100%, उसमें भी उनको 60%, 70% ही विजन आ रहा होता है, क्योंकि आई जो है वो एडजस्ट हो चुकी होती है स्क्रीन नियर विजन से, और फिर उनका विजन लॉस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। नहीं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। एक और मुझे याद है कि हम लोग एयरपोर्ट फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे, तो बीच में मेरी वाइफ ने एयरपोर्ट से पहले एक शीट बनाई और साथ में पेंसिल भी रखी। उस शीट में उन्होंने 5 बॉक्सेस बनाए, और बॉक्सेस, क्योंकि घर से एयरपोर्ट 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और बच्चा अगर उसमें भी आपसे मांग रहा है या एंगेज नहीं है या आपको परेशान कर रहा है, तो उसने बच्चे से क्या एक्सरसाइज कराई कि उसने कार लिखी और ऊपर कलर्स लिखे, और जैसे ब्लैक, वाइट, रेड और 2 कलर्स और वो बॉक्स बनाया, और ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस बना दिए, और उसको बोले कि ब्लैक कार दिखेगी तो ब्लैक में टिक कर देना। तो पूरे टाइम खिड़की से बाहर देखते हुए, और वो 1-1.5 घंटा कैसे गया। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी तरीके बनाने पड़ेंगे कि बच्चा स्क्रीन से हट के और एक्टिविटीज में पहले engage ऐसे ही हो। होता था, पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों से बात करते थे, ऐसे ही उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देते थे। या सर पीट देते थे। या फिर पीट देते थे। अब तो पीट भी नहीं सकते पीट हैं भी नहीं सकते बच्चे। सर, बच्चे को लीगल राइट्स पता है अपने। लीगल राइट से भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेगा कि लगेगा अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी दुनिया की। बट मुझे लगता है, एंड ना एक जो कल्चर आ गया कि यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, ये कल्चर जो है वो गड़बड़ है। आपके पिताजी आपसे दोस्त थे या कैसे थे? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब उन्हें लगा कि अब ये अब बिगड़ेगा नहीं। अब ये नहीं बिगड़ेगा, अब हो गया जो हो सकता था। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक टाइम पे आगे वो चेंजेस आ जाते हैं। राइट। बट हमारे पिताजी ने हमें पीटा है ऐसा नहीं है, और सबके पीटते थे। तो लेकिन वो जो कल्चर है ना अभी कि यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, आई थिंक बच्चे बच्चे ही हैं, आप पेरेंट ही हो, एंड यू शुड बी पेरेंट, क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के वो आपको परेशानी होगी अगर आप उनको सही टाइम पे डांटोगे नहीं या कुछ Right. बोलोगे नहीं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, उनको टोकना भी ज़रूरी है, उनको समझाना भी ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयों पे आते हैं अब, कि आंखों के लिए बेस्ट दवा क्या होती है? क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं आंखों के लिए जो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप पहले से यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो और आँख ना सबसे
लोग कहते हैं यार ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो इसको, जब आएगी तो चश्मा लगा लेंगे। वो लेफ्ट अलोन ऑर्गन लोग रखते हैं आज की डेट में। तो अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो यू शुड, पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको हर साल अपने आई टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना भी कराओ, अपने बच्चों का भी आई टेस्ट साल में कराओ। एक बार? साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। खैर अब तो स्कूल्स में भी होना शुरू हो गया है, तो उससे भी बहुत आइडिया लग जाता है लोगों को। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको अब खुद का भी कराना चाहिए और बच्चों का भी आई टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका विजन लॉस हो रहा है तो यू शुड ऑलवेज नो कि क्या रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल चश्मे की दुकान पे जाते हैं, चश्मा टेस्ट कराते हैं, उसने बोला हमको 2 नंबर लग रहा है, उसने चश्मा बना दिया, आदमी खुश है। ठीक है, फिर 6 महीने बाद और प्रॉब्लम आई, और विजन हुआ, फिर चला गया, उसने 3 नंबर का चश्मा दे दिया, ठीक चल रहा है। लेकिन हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर क्यों आ रहा है, हमारा विजन लॉस क्यों हो रहा है। कुछ लोग रीज़न नहीं जान पाते और एक टाइम पे इतना लेट हो जाता है कि उनको प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उसको वापस रीस्टोर करना, बचाना बहुत मुश्किल हो ठीक जाता है। है। तो पहले तो अपने आई टेस्ट कराएं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपने सारे टेस्ट कराएं, उससे कंसल्ट करें और प्रॉब्लम को जाने की क्यों है। अगर नॉर्मल है, चश्मा लग रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, जैसे आइसोटिन आई ड्रॉप्स है हमारा। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसे प्रिवेंट करो अपनी प्रॉब्लम को। तो अगर आप सही टाइम पर उसे डालना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत लंबे टाइम तक आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ओके। आपका विजन लॉस नहीं होगा। जो ओल्ड एज में जब प्रॉब्लम आती है, अब 40 साल के बाद कि लोगों को नॉर्मल नज़दीक का चश्मा लगना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लंबे टाइम तक आगे खींच सकते हैं। कैटरेक्ट, अभी कैटरेक्ट क्या, पहले लोगों को 60 साल 65 साल में जिसे हम कहते थे अब एज हो रही है, अब कैटरेक्ट आ गया। अब वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, अब तो लोगों को 40 साल की उम्र में कैटरेक्ट आ जाता है, बिकॉज एनवायरनमेंट इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है। तो अब वो एज जो है कम हो गया, 40 to 45 हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस इन दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये बीमारियों से हम बहुत लंबे टाइम तक बच सकते हैं। सो आइसोटीन को लेकर के भी कई सवाल लोगों ने उठाए थे बीच में। सो उस पे आप मेरे को बताइए कि क्या क्यों कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों को आइसोटीन पे और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको अलग बनाती है? पहली बात तो ये है कि सवाल उठा कौन रहा है, उस पे डिपेंड करता है। क्या वो आपका कॉम्पिटिटर है? क्या वो दूसरी पैथी के लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, अगर ऐसा है तो वो तो फाइट हमेशा चलती रहेगी। ठीक है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम कि हाँ, भी ये बोल रहा है तो ऐसा है। एक आम आदमी क्या बोल रहा है उस पे बहुत डिपेंड करता है। तो जो मिथ फैलाए जाते हैं, जो बोला जाता है अबाउट आइसोटिन, दैट कि ये प्याज के पानी से बना है, या इसमें अदरक का पानी है, प्याज का पानी है। और ब्रांड्स हैं कुछ जो प्याज का और अदरक का पानी डालते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, उनके साथ है ये सब चीज़ें। बट आइसोटिन इज़ अ रिसर्च प्रोडक्ट। ओके। ठीक है, वो 40 साल पहले उस पर रिसर्च हुआ, 10 साल का रिसर्च है वो। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी प्याज का, अदरक का, गाजर का पानी डाल के उसको बना दिया। इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। ओके। सो जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं उसका आयुर्वेद में मेंशन्ड है और सालों से मेंशन्ड है। जैसे पुनर्नवा है, उसका मेंशन्ड है कि आँखों को रोशनी बनाता है। अब पुनर्नवा का मतलब ही है कि रीजनरेशन, रेजुविनेशन। ठीक है, दोबारा से पुनर्जन्म हो रहा है ना? तो उसका यूज़ है। पलाश जो हम यूज़ करते हैं, वो आँखों के मामले में कैटरेक्ट में बहुत अच्छा रोल है। उस पे अभी स्टडीज़ और भी चल रही हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं उसके अंदर। तो ऐसे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उसमें, उसका काम है उस चीज़ में, ठीक है। आँखों को रिलेटेड उसके जो रीजनरेशंस पे, ऑप्टिक नर्व रीजनरेशंस पे, रेटिना रीजनरेशंस पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ विजन पे, कैटरेक्ट डिज़ोल्व में, उन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज़ आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। तो वही इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बना के आइसोटिन को बनाया गया है। दूसरा जो एक मिथ फैलाया जाता है कि अरे इसमें हेवी मेटल्स हो सकते हैं, इनमें आयुर्वेद में हेवी मेटल्स होते हैं, अरे इसमें तो स्टेरॉइड डाल दिया गया है, स्टेरॉइड दे रहे हैं ये। तो इसके लिए भी ये सब चीज़ें हमें पता थी कि आगे चल के जब ये बहुत अच्छा काम करेगा तो इस पे ये क्वेश्चंस लोग उठाएंगे। जी। ठीक है, तो इसलिए हमने सारे टेस्ट कराए, क्लिनिकल टेस्ट कराए, लैब टेस्ट कराए उसके। जब ये रिसर्च हो गया और जब मार्केट में आया तो उससे पहले हमने इसके सारे टेस्ट कराए। तो स्टेरॉइड हमने टेस्ट कराया तो उसमें इट वाज लाइक कि इसमें 0 स्टेरॉइड्स हैं, जो कि हम यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज स्टेरॉइड्स तो हार्म करता है। जी। ठीक है, तो हम तो उससे बचा रहे हैं, तो हम स्टेरॉइड डालेंगे तो और हार्म करेगा। हैवी मेटल्स टेस्ट कराया, तो उसको बनाने का तरीका जो है, जिस तरीके से उसे बनाया जाता है, जो जिस तरीके से उसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, सो दैट इज़ अ GMP WHO GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री जिसमें हम ओके। उसको मैन्युफैक्चर करते हैं
और जिसे हम CDSCO जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका सर्टिफिकेट देता है. सो इट कैन नॉट बी लाइक दैट कि हमने बना लिया है कि ऐसे, रैंडम बना दिया है। रैंडम बना ठीक लिया. है। क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे उसके भी लैब टेस्ट होगा. फिर उसको जो बनाने का तरीका है, जो नॉर्म्स है WHO के, उस तरीके से उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा. एंड देन द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट इट विल ऑल्सो गो टू द लैब. ठीक तो है। फिर उसका फाइनल टेस्ट होगा. तो ऐसे सारे टेस्ट जब आप कराते हैं और फिर वो जो है मार्केट में या लोगों तक पहुंचता है प्रोडक्ट. तो ये मिथ फैलाया जाता है कि हैवी मेटल, स्टेरॉइड्स, इससे आँख खराब हो जाएगी, इससे कॉर्निया खराब हो जाएगा. तो ये इसलिए फैलाया जाता है बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ इट कि अगर इन दवाइयों से इतनी सारी बीमारियां ठीक होगी तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, यू आर डूइंग योर जॉब, वी आर डूइंग अवर जॉब. एट द एंड ऑफ द डे आपका भी काम है लोगों की आँख बचाना और हमारा काम भी है लोगों की आँख बचाना. तो मैं तो यही कहता हूँ अगर हम साथ में मिलके करें, ठीक है ना, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो है वो हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. राइट। कैटरेक्ट इश्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी लेस कंपेयर टू पॉपुलेशन. ठीक है, हर डॉक्टर जो है उसकी एक लिमिटेशन है सर्जरी करने की भी. बिल्कुल। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. ग्लूकोमा जो है, काला मोतिया जो है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जिसमें पेशेंट्स ब्लाइंड होते जा रहे हैं. ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है नहीं हमारे पास. उसमें प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर्स कैन डू कि प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसिन दे सकते हैं जो बहुत अच्छी है एलोपैथ में, उससे प्रेशर मेंटेन हो सकता है. लेकिन जो हमारी नस सूख रही है जी। उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उसमें हम हेल्प करते हैं. तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए कि वहाँ से प्रेशर कंट्रोल हो, हम आँख की नस सूखने से बच जाए, तो उससे अच्छा क्या है, लोग अंधे होने से बचेंगे. बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी बीमारी जिसका आपके पास इलाज नहीं है, जी। यू कैन ऑलवेज टेल योर पेशेंट देखो हमारे पास नहीं है, यू जस्ट गो एंड ट्राई सही बात है। कि आप आयुर्वेद ट्राई कर लो, होम्योपैथ ट्राई कर लो, शायद आपका कुछ हो जाए. बट आप क्या करते हो, नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं तो कुछ नहीं, वो वाला सीन जो है. तो अगर उसमें अगर वो चेंजेस आए बिल्कुल। तो हम मैक्सिमम लोगों को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं. कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन इज ऑलवेज बेटर देन कंपटीशन, बिकॉज फिर उससे आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है इम्पैक्ट बढ़ता और थोड़ी एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि भाई हर साइंस का या हर टेक्निक का है, एक अपना टेक्निक का लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन होता है. एब्सोल्युटली। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आई ड्रॉप्स अवॉइड करने चाहिए? लोग नहीं, डिपेंड कि आपको क्या प्रॉब्लम है. जैसे अभी स्पेशली इन रूरल एरियाज लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं बिकॉज दे डोंट गो टू अ डॉक्टर. ठीक है, उनकी आंख लाल हुई, उनको नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई फॉरेन बॉडी उनकी आंख में पड़ गई, वो जाते हैं मेडिकल स्टोर और मेडिकल स्टोर वाला बिना सोचे बिना समझे या तो कोई उन्हें एंटीबायोटिक दे देता है. और एंटीबायोटिक 2 दिन यूज़ करने के बाद जब उससे फ़ायदा नहीं होता तो कहता है अच्छा ये वाली ड्रॉप ले जाओ जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं. एंड स्टेरॉइड का यूज़ जो है वो डॉक्टर को पता है कैसे करना है, कैसे बताना है, उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसे टेपर करना है. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने स्टेरॉइड लिया और हमें बहुत अच्छा लगा, पेशेंट की जो रेडनेस है वो 1 दिन में ख़त्म हो गई, बोले यार ये ड्रॉप बहुत अच्छा है. तो वो क्या करते हैं, उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, वाह। डालते रहते हैं, डालते रहते हैं. और जब भी आँख लाल हुई वो वाला ड्रॉप लिया, डाल लिया. और उसकी वजह से उन्हें कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों बीमारी लग जाती कम उम्र में ही. मेरे पास 15-15, 20-20 साल के बच्चे आते हैं जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है. क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स का इंड्यूस्ड जो है वो ज़्यादा किया उन्होंने. इसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ हम बात करें, स्किन प्रॉब्लम्स, जिनको बहुत मेजर स्किन प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर्स उन्हें स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उसकी वजह से उनकी आँख की में कैटरेक्ट ग्लूकोमा आता है. टीबी की जो मेडिसिन है उसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व जो है सूखती है, न्यूराइटिस हो जाता है. तो लंबे टाइम तक जिसका टीबी का इलाज चल रहा है उनकी रोशनी जाती है. हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर की वजह से बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से बाल आ जाए, उसकी वजह से आँखों में कैटरेक्ट आ जाता है. तो डॉक्टर ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं कि इसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, अब कैटरेक्ट आ जाता है, डॉक्टर बोलता है जाओ सर्जरी करा लो जाके. अब 25 साल का 26 साल का बच्चा जो अपने बालों के इलाज के स्किन की इलाज करा रहा है, उसको कैटरेक्ट आ जाए तो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरी इतनी कम उम्र में मेरी आँख खराब हो गई. तो ऐसे में प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द आई ड्रॉप्स थिंग. बच्चों को आपने देखा, अब जब आई फ्लू आएगा, वेदर आने वाला आई फ्लू का, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मेडिकल स्टोर जा रहे हो, आई ड्रॉप उठा के ला रहे हो. ठीक है, उसने भी आपको एंटीबायोटिक दे दिया, साथ में स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे दिया. अब उससे जो है बच्चों की जो है कॉर्निया में इफेक्ट हो रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको नहीं, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ आई डॉक्टर, डोंट गो टू एनी मेडिकल स्टोर एंड बाय एनी आई ड्रॉप्स. ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए. रूरल एरियाज़ के लिए क्या हैक है सर? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए? आइसोटिन का यूज़ करिए क्योंकि आइसोट बेसिकली क्या, जब हॉस्पिटल में थे हम तो एंड वी सी की देयर लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग एंड वी हैव दैट की लिमिटेशन कि हम इतने पेशेंट्स नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन है, आप कितने 50 पेशेंट देख लोगे, 100 देख लोगे, सही बात है। ठीक है। लेकिन रूरल एरिया तक कैसे पहुंचे, दैट्स वाई द आइडिया ऑफ आइसोटिन को रूरल एरियाज तक पहुंचाना। ठीक है। ठीक है कि एक आदमी जिसको पैसे नहीं है ऑपरेशन कराने के भी, जिसके पास पैसे नहीं है अपना बड़ा इलाज कराने के लिए, एटलीस्ट वो 70 80 90 रुपए की एक आई ड्रॉप से अपनी आंखें तो बचा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारी कोशिश है, जो मेरे फादर का भी विजन था कि जो हिंदुस्तान है उसको ब्लाइंडनेस से बचाना है, बचाना। ठीक है। और दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड कि हम पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज तक पहुँचाएँ और घर घर तक आइसोटिन आई ड्रॉप पहुँच जाए। तो जैसे पोलियो को मुक्त किया गया है ना, जी। वैसे हम भी चाहते हैं कि ब्लाइंडनेस को मुक्त करें और आइसोटिन का जैसे यूज़ करें लोग, तो फर्दर इन सब प्रॉब्लम से बच पाएँ। पोल्यूशन का असर भी पड़ता है आँखों पे? जो आप पराली जल रही है या जो आग जल रहा है या जो धुआँ आ रही है या अगरबत्ती का ही धुआँ क्यों ना है, तो आपको लगता है वो आँखों पे पड़ता है तो उससे एयर पॉल्यूटेंट्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपने देखा है जब पॉल्यूशन में लोगों की आंखें जलना शुरू हो जाती बिल्कुल। हैं, एंड स्पेशली जो लोग बाइक पे घूम रहे हैं या बाहर वॉक कर रहे हैं तो आई रेड होने शुरू हो जाती हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो चिपक जाते हैं आपके आईलिड पे, आपके जो कॉर्निया पे, एंड वो आपको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो कि लोग क्या फिर बार बार अपने वही जोर जोर से पानी मारते हैं, करेक्ट। अब वो फिर वो और ड्राइनेस इश्यूज करते हैं। तो पॉल्यूशन की वजह से आंखें तो बहुत बहुत इरिटेट होती है। तो वो कुछ सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए, जैसे जो वी शुड ऑलवेज वेयर आई ग्लासेस या चश्मा पहने डायरेक्ट जो है हमारी आंखों में ना चिपके, बाइकर्स के लिए तो मैंडेटरी होना चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हैंकी है, जो हैंकरचीफ यूज़ करते हैं ना, वो भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बार बार उसी को हम लगा रहे हैं, तो हम उसी को क्लीन कर रहे हैं पॉल्यूटेंट को, फिर उसी को पॉल्यूटेंट को आँख में लेके जा रहे हैं। तो बट इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल, बट आई थिंक ऐसे टाइम पे आईलिड वाइप्स आते हैं जो जो है यूज़ एंड थ्रो होते हैं, तो वी कैन ऑलवेज कीप दैट इन अवर पॉकेट, 3 4 अपने पॉकेट में रख लिए और उसी को खोला एंड उससे ही आइस साफ कर ली एंड थ्रो इट। जी। तो इस सब चीज़ों से आप जो है ईजिली, ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं मार्केट में जिसके मतलब साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो वो आपको बेटर रहते हैं ताकि वो आपकी आई में एक ल्यूब्रिकेंट बनाता रहे और पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकालता रहे, तो वो हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से सेफ हो सकती हैं आइज़। एक मिथ ये भी है कि अगर मुझे आँख आ गई है, यानी वो रेडनेस आया है या वो एक एक इन्फेक्शन हुआ है और मैं देखता हूँ तो सामने वाले को भी आ जाएगी, इसलिए वो चश्मा लगा लेते हैं। ये क्या है सर, इस पे बताइए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने उसको देख लिया तो मुझे भी इन्फेक्शन आ जाएगा। इन्फेक्शन आने के रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो हाइजीन इश्यूज़ कि हम टच कर रहे हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे अभी इन्फेक्शन हो रखा है, मैंने अपनी आँख को रब किया, मैंने हाथ रख लिया, अब यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया, ठीक है। या फिर मैं वही सेम हैंकरचीफ यूज़ कर रहा हूँ, वही मैंने अपने घर में या घर का टॉवल यूज़ कर रहा हूँ, वही इसलिए होता है घर में एक को आई फिर दूसरे को आ गई। इट्स नॉट अबाउट देखने से आई, इट्स अबाउट द इन्फेक्शन जो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गया। स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो है हम इससे बच सकते हैं अपने हैंड्स को बार बार वॉश करके, ताकि इन्फेक्शन ना आए। आईलिड वाइप्स जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉवल्स यूज़ कर रहे हो तो उसको बार बार वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से अपने जो क्लोथ्स पहन रहे हो उसको वॉश कराना बार जी। बार। जैसे कोविड में हमने चीज़ें देखी थी कि कैसे इसको कर सकते हैं, तो ये भी बेसिकली एपिडेमिक की तरह ही आता है एकदम से और बहुत तेज़ी से आता है। और दिल्ली में एनसीआर में पिछले 2 3 साल में तो बहुत growth हुआ एग्रेसिवली है। और रैपिड ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो पानी अब देख रहे हो, अब बारिश हो रही है तो पानी रुका हुआ है, तो इससे वायरल इन्फेक्शंस बहुत निकलते हैं। तो इस मौसम में मैक्सिमम ये सब चीज़ें होती हैं। और बच्चों का बड़ा ध्यान है, चश्मा इसलिए लगाया जाता है, लोग चश्मा क्यों लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है, क्योंकि चश्मा जो है ना वो एक बैरिकेड का रोल करता है। जी। क्योंकि अगर आपने चश्मा लगाया तो आप बार बार हाथ लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, सही बात। और चश्मा बीच में होगा तो आप हाथ लगाएंगे तो आप बोले अरे हाँ नहीं यार मुझे हाथ में नहीं लगा। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप चश्मा लगाओ, तो उससे ये सब चीज़ें सेव हो सकती है। और फिर क्या, जब आपको इन्फेक्शन होता है ऐसे टाइम पे अगर हम बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं और हमारे में कोई फॉरेन पार्टिकल पड़ जाता है, तो हमारी आँख उस टाइम पे बहुत वीक होती है और कॉर्निया बहुत वीक होता है जो हमारी पुतली होती है, तो उसमें स्क्रैच आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बचपन में क्या होता था, संतरे का छिलका लेते थे और आँख में डाल देते थे, तो उससे तो अगर एक बच्चे ने दूसरे पे डाला तो पेरेंट्स बोलते अरे कोई बात नहीं, आँख साफ हो जाएगी साफ थोड़ी। हो जाएगी। तो ये इसका बताइए, ये साफ होती है या खराब होती है? कुछ नहीं है, जब हमारी आँख में कोई भी ऐसा इरिटेटिंग लिक्विड जाता है
तो हमारा ग्लैंड एक्टिव हो जाता है आँख हाँ। का, तो वो चाहता है कि इसको बाहर निकालो, जी। क्योंकि आग जो है अपने आप में पूरा एक मैकेनिज्म है, वो अपना रोल खुद प्ले कर देती है। तो जब हम उसको उस लुब्रिकेंट को रिलीज होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से और उसे वॉश आउट करके हम्म, बाहर कर देते हैं, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन। ऐसे आग साफ हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं नहीं होता। होता। और प्यास काटते वक्त अगर आंसू आ रहे हैं तो नॉर्मल है वो? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं नहीं आ रहा है तो उसकी आंख बहुत जबरदस्त है, ऐसा कुछ है। है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबकी देखो हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ऐसे सही बात। आईज भी हमारी उस तरीके से ही रिएक्ट करती है। तो अगर हमारी आई जो है वो प्याज के पानी से मतलब इरिटेट हो रही है, या बहुत ज़्यादा हमारी आइज़ की इरिटेबल ज़्यादा है इरिटेशन, तो वो पानी निकलता है, कुछ लोगों को नहीं भी निकलता। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पानी नहीं निकला तो आपकी आँख खराब है, ज्यादा रोने से आंख पे फर्क पड़ता है, असर आता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए एक तो हमारी आईलिड्स जो हैं, ज़्यादा हम रोते रहते हैं तो हमारे एक तो स्ट्रेस बढ़ता है। हाँ। स्ट्रेस होने से भी हमारा विजन कम होता है और हमारे जो पर्दा है उस पे इफेक्ट आता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, जो मेरे पास आती हैं, जिनको एंग्जायटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है या स्ट्रेस बहुत है घर में, हम्म, तो उनके जो रेटिना है उसमें या तो पानी भर जाता है, जो हमारा मैक्यूला है, या फिर उसमें सूजन भी आ जाती है बहुत सारे लोगों को। उनको कोई डायबिटीज़ नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, उनको रीज़न नहीं पता चलता। तो जब हम उससे पूछते हैं, जो उनका हिस्ट्री लेते हैं, उससे बात करते हैं, तो पता चलता है दे आर इनटू लॉट ऑफ एंग्जायटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, या बहुत ज़्यादा वो रोते हैं। इसकी वजह से भी उनकी आंखों में इफेक्ट आता तो अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है सैयारा, है। देखी आपने? वो नहीं, मैंने रिव्यूज़ देखे थे एंड वीडियोज़ देख रहा था मैं कि उस लोग पे कितना रो रहे हैं। लोग एंड उसमें अभी ये भी था कि पीपल हु बोर्न आफ्टर 2000 दे आर क्राइंग एंड बिफोर 2000 वाले सर पकड़ ले कि क्या हो रहा है। तो ये जो जेनजी अभी रो रहा है Gen Z, थिएटर में कि वो दिल टूट गया एंड ऑल, यस। तो आपने बोला कि ज्यादा रोने से विजन खराब होता है। मेरे को लगता है विजन खराब है तभी वो रो रहा तभी रो रहे है ना? तो उनको प्लीज कुछ बताइए सर कि इतना रोना नहीं है, ऐसे हैं। इमोशंस को कंट्रोल रखो कंट्रोल में अपने। करना है। हाँ। ठीक है, जेंजीज आर डिफरेंट, बिकॉज मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी आते हैं, उनका माइंड सेट, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। जैसे बच्चे आते हैं अभी मेरे पास, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा कितने बजे सोते हो, स्कूल गोइंग। हम्म, अभी मैं एक लड़की आई थी मेरे पास, नाइन्थ क्लास में थी वो, एंड आई आस्क्ड हर कि एट व्हाट टाइम, चश्मा लग रहा था उसको, मैंने व्हाट टाइम यू स्लीप, around 2 o'clock 3 o'clock एम a.m. in the morning, and her mother was sitting in front of me and she was so cool about it. ah 2-3 बजे सोती है सर ये वो, एंड मैंने व्हाट यू डू, नथिंग जस्ट, तो मदर के कुछ नहीं सर, मोबाइल देखती रहती है 2 बजे तक 3 बजे तक, उसके बाद सोती है। सो ये जो लाइफस्टाइल है ना, दिस इज, एंड स्पेशली द गर्ल्स, आपने देखा है कि हार्मोनल इश्यूज, वो मोटापा आ रहा है, ठीक है, पिंपल्स हो रहे हैं, पीसीओएस कितना फेमस, पीसीओडी पहले आपने नाम नहीं सुने होंगे कि इन बीमारियों के, अब कितने कॉमन हो गए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द किड्स जो आजकल बच्चे हैं, ठीक है, और स्क्रीन टाइम तो है ही। एंड रात, तो उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा व्हाई डू यू स्लीप सो लेट, सर नींद ही नहीं आती है। सो इसके पीछे भी रीज़न है, नींद ना आने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जी सर। रीज़न ये है कि पहले जैसे आपने देखा है गाँव वगैरह में लोग बोलते थे भैया सूरज ढल गया, आप सो जाओ, हो गया आप, ठीक है, अपना खाना खा लो 6 बजे तक, सूरज सही ढलते बात सो है। जाओ। रीज़न बिहाइंड इज कि जैसे ही हमारी जो लाइट कम होती है, सूरज नीचे जाता है, अंधेरा सा होना शुरू हो जाता है, वैसे ही हमारी आँख जो है मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है, ओके। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न है। सो जब वो दैट इज कॉल्ड अ स्लीप हार्मोन, ठीक है, तो जब वो अंधेरा होता है तो वो हार्मोन रिलीज होता है और हमें नींद आती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम रात को लेटे हुए भी स्क्रीन देख रहे हैं, और उसके बाहर जो ब्लू लाइट्स निकल रही हैं वो हमारे हार्मोन को रिलीज नहीं होने देती। तो अब हमें नींद आना क्यों बंद हो रही है, क्योंकि हमारा हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि हम लाइट के एक्सपोजर में है हर टाइम पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो स्लीप साइकिल जो है बिगड़ रहा है, लोगों को रात में नींद नहीं आ रही 2-2 3-3 बजे तक, क्योंकि बिल्कुल स्क्रीन देखते देखते फिर वो साइड में मोबाइल रख के फिर सोते हैं, जी। एंड देन इट टेक्स हाफ एन आवर 1 आवर टाइम उनको सोने में कि नींद नहीं आती। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है, और जब हम नींद पूरी नहीं करते देन अगेन हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। तो जेंजीज को तो अभी बहुत इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक ये थोड़ा करेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप थिएटर में जाके रो रहे हो, रो रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। हेडेक जब आता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आईज टेस्ट करा लो जाके, तो ये आपको लगता है हेडेक का आंखों के नंबर से कनेक्शन? इट कैन बी अ रीज़न,
अगर आपको विजन लॉस है तो आपको हेडेक्स हो सकते हैं, स्पेशली इन सिलेंड्रिकल नंबर्स। Okay. जिनके चश्मे के नंबर सिलेंड्रिकल होते हैं, एक्सिस उनका चेंज हुआ होता है, उनको खास तौर से हेडेक्स, नोजिया, मन घबराना, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे टाइम पे जब भी आपको हेडेक्स बार बार हो रहे हैं तो आपको 2 डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है। आप न्यूरो के पास जाते हैं, तो अगर न्यूरो आपको टेस्ट करता है तो न्यूरो भी आपको एडवाइस करता है कि जस्ट गो टू अ आई डॉक्टर और वहाँ पे अपनी आई साइट जो है टेस्ट करा लो। ठीक तो है। ऐसे टाइम पे अगर आई साइट आपकी वीक है और आप चश्मा यूज़ नहीं कर रहे उस टाइम पे, या सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, तो आपके हेडेक्स हो सकते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग इंटरनेट कंपनी के दुश्मन हो, तो आप बोलते हो फ़ोन कम यूज़ करो, तो उनका धंधा थोड़ा कम होता है। ठीक है। सो उसका एक तोड़ उन्होंने निकाला है, जो कि फ़ोन कंपनीज़ के साथ मिलके कि नाइट मोड ऑन करके अगर आपने फ़ोन यूज़ किया तो उतना आँखों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चलता है? बेसिकली ऑब्वियसली अंधेरा जब होता है और लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आँखों में पड़ी होती है तो इट विल इफ़ेक्ट। तो उसको थोड़ा-सा वो आई आपकी आई को रेस्ट दे सकता है। ठीक है। बट अगेन नहीं, वो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके आँखों को बचाने का। हुँ। ठीक है? तो दूसरा एक बहुत बड़ा आजकल मिथ फैला हुआ है कि ब्लू ग्लासेस, ब्लू रे ग्लासेस लगा लो अपने कंप्यूटर पे। आप मेरे पास आते हैं कि सर 10 घंटे का स्क्रीन टाइम है मेरा। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी आ गए हैं, बच्चों के लिए भी कि बच्चे लगाते हैं चश्मा, और अब टीवी देख अब रहे हैं धड़ाधड़। आजकल मायोपिक ग्लासेस आ गए हैं कि मायोपिया ग्लास लगा लो, इससे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। या नॉर्मल जो है लोग चश्मा बनवाने जाते हैं तो उसको बोल दिया जाता है, ऑप्टिशियन कहता है कि सर ये वाला लेंस लो, ब्लू रे वाला, इससे आपकी आँख खराब नहीं होगी। स्क्रीन्स पे आजकल वो आ गई हैं, स्क्रीन्स आ गई हैं, ब्लू रे स्क्रीन्स। मोबाइल के लिए जो है, जो ऊपर जो हम लगाते हैं उसमें भी ब्लू वाला, ये मिथ है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्टंट है। इसकी वजह से कोई आपकी आँख जो है सेफ नहीं होने वाली है। तो लेकिन ये है कि अब मार्केट में कुछ नया लेके आना है तो लेके आते हैं, बट इससे कुछ होता नहीं है आँखों को। आँखों के लिए बेस्ट थेरेपी क्या होती है? थेरेपीज बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड मायोपिया, नेत्र तर्पण एक बहुत अच्छी थेरेपी है। नेत्र जिसको तर्पण? नेत्र दर्पण जिसे हम कहते हैं, अक्षि दर्पण भी कहते हैं इसको। तो इससे जो है हमारी आइज़ को ल्यूब्रिकेंट, जिसको हम जो है जो मेडिकेटेड घी से हम इसको जो है मेडिटेट करते हैं आइज़ को, और आइज़ को खुलवाते हैं, बार बार बंद करवाते हैं ताकि उनको एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट मिले। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है, बाकी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट दे दिया, आई ड्रॉप आते हैं, वो उसने 1 घंटा अपना असर किया, फिर आपको ड्राइनेस हो गई, तो दैट इज़ टेम्पररी रिलीफ। बट अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो नेत्र तर्पण से क्या होता है कि हम 7 डेज थेरेपी देते हैं और जो ग्लैंड्स है वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, लुब्रिकेंट्स को क्रिएट करना जो ड्राई हो चुके हैं। तो इससे बहुत अच्छा जो है आराम मिलता है। बाकी और भी थेरेपीज़ है, रेटिना रिलेटेड थेरेपीज़ हैं, हमारी ऑप्टिक नर्व को एक्टिव करने के लिए थेरेपीज़ हैं। तो अगर दवाइयों के साथ इंटरनल हीलिंग मिल रही है और एक्सटर्नल आपको थेरेपीज़ भी मिल जाए तो आपकी आंखों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जिसके लिए हमने अभी वी स्टार्टेड द वेलनेस सेंटर ऑल्सो, मिरासा आयुर्वेदा इसका नाम है। उसके पीछे रीज़न ही ये था बिकॉज जो पेशेंट्स मेरे पास आँखों से रिलेटेड आ रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आँखों में उसके पीछे रीजंस बहुत सारे थे। ठीक है कि स्किन इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है। अब जिसको आर्थराइटिस है वो दवाइयाँ खा रहा है सालों से। ठीक है, पेन किलर्स खा रहा है क्योंकि पेन बहुत होता है, उसमें स्टेरॉइड्स का भी यूज़ कर देते हैं डॉक्टर जब आराम नहीं आता है, तो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द आइज़। ठीक है, और अ, आपकी बैक पेन है, आपके घुटने में दर्द है, देयर सो मेनी डिजीज जिसकी वजह से उसकी आंखों में इफेक्ट आ रहा है, एंड वो बहुत सालों से दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, पेन किलर्स खाई जा रहे हैं और इफेक्ट हो रहा है इसमें। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू क्योर देम विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ पेन किलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स, और जिससे जो है उनको रिलैक्स हो जाए। और आयुर्वेद तो इतने सालों से ये कर ही रहा है, करेक्ट। और बहुत सारे आपने देखा है पंचकर्मा सेंटर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। अब तो खैर पंचकर्मा के लिए जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब पंचकर्मा सेंटर्स खोल रहे हैं साथ में, कि थेरेपी साथ में मिल जाए पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे उनको मालूम है कि हमारे पास इलाज नहीं है इस सब प्रॉब्लम्स का, तो दे गो फॉर पंचकर्मा, उनको थेरेपीज़ के लिए भेजते हैं। अभी रिसेंटली एक इवेंट पे आई वाज देयर एंड डॉक्टर त्रिहान वाज देयर। डॉक्टर त्रियाना काफ़ी 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 पॉपुलर हुआ था वो। काफ़ी आई थिंक वो इंडिया टुडे या किसका कॉन्क्लेव था। साल में एक बार साल, पंचकर्मा करना चाहिए, यस। वायरल हुआ बहुत उनका। तो उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ो, ये सब जो चीज़ें आप नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, सबको छोड़ो, साल में एक बार पंचकर्मा करो एंड इट विल रेजुविनेट योर होल बॉडी, एंड उससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट।
एक्चुअली, दैट इज़ अ फैक्ट। तो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, जो आप अपनी कोई भी छोटी से छोटी हेडेक होता है, आप फटाफट पेन किलर ले लेते हो, ठीक है? आपको कोई भी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, फटाफट पेन किलर ले लेते हो, ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको हल्का सा बुखार है, आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। सो इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी। और डोलो तो लोग यहाँ पे कैंडी की तरह खाते हैं, यू नो दैट, ठीक है? एंड जिसकी वजह से और बाहर की कंट्रीज़ इन सब मेडिसिन्स को बैन कर रही है, लेकिन अभी इंडिया में भी वो कल्चर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सबको जल्दी आराम चाहिए, सही बात है। ठीक है ना? दे कैन नॉट वेट। अब पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं, सर कितना टाइम लगेगा? हमने सुना है आयुर्वेद में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? अरे भाई, तुम्हें अपनी बीमारी को ठीक करना है लंबे टाइम तक, ठीक है? अभी तो मैं आपको एक गोली खिला के डिस्ट्रेस कर दूंगा बीमारी को, लेकिन आगे चल के वो और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको लंबे टाइम तक लाइफ लॉन्ग आपको अपना ठीक रहना है, तो आई थिंक आयुर्वेद को आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आपको इंस्टेंट कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज चाहिए, एलोपैथिक इज़ बेस्ट इन दैट, ठीक है? उसमें कोई वो नहीं है। बट आपके जो डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स हैं और जो भी बीमारियाँ, आई थिंक यू शुड ऑलवेज़ गो टू आयुर्वेदा, और उसमें आप देखो आपको अच्छा इलाज मिलता है, उसका ट्रीटमेंट करो, कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं उस चीज़ का। एंड डॉक्टर विल एडवाइस यू बेस्ट। ऐसा नहीं है आयुर्वेद में आप आए हो तो डॉक्टर आपको एलोपैथ की ज़रूरत हो तो मना कर देगा, नहीं, नहीं मैं ही इलाज करूँगा। वो बोलेगा उसको कि नाउ यू नीड, अभी आपको एकदम से अभी एलोपैथ की ज़रूरत है, पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड देन कम टू मी, हम आपको लाइफ लॉन्ग का इस बीमारी से पीछे छुड़ाएँगे धीरे-धीरे। तो ऐसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कॉर्पोरेट स्लेव्स के लिए पूछना चाहूँगा। बेचारे काफ़ी लंबे टाइम तक वो एसी में भी बैठे होते हैं और स्क्रीन के सामने भी बैठे होते हैं और बैठे होते हैं। बैठे हो। तो इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस उनको आ सकती है। आँखों का इसमें कैसे इम्पैक्ट होता है? मेजर है, आई विज़न जो है बहुत कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। एसी का भी फ़र्क पड़ता ड्राइनेस हो रही है एसी की वजह से, एयर कंडीशन की वजह से ड्राइनेस हो जाती है पूरे एनवायरनमेंट में, है? हाँ, क्योंकि वो अंदर का जितना भी ह्यूमिडिटी है उसे खींचता है और खींचता है। अंदर ड्राई करता है। तो इसकी वजह से हमारी आंखें और ड्राई हो जाती है। एक तो हम अपना ब्लिंक रेट हमारा बहुत कम है, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, करेक्ट। ऊपर से एयर कंडीशनिंग भी है, तो हमें ड्राइनेस इश्यूज तो कॉर्पोरेट कल्चर में इतना ज़्यादा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अब वो एक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जॉब क्विट करें या अपनी आंखें बचाएं, कैसे करें। तो दीज पीपल कम टू मी एंड दे स्टार्ट, यू नो, दे क्राई कि सर बताओ क्या करें, जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अब इसी में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नया हम कर नहीं सकते, बिना स्क्रीन के बिना कंप्यूटर के हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है? और हम खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ड्राइनेस इश्यूज है कि हमें मन करता है कि हम आंखें बंद करके बैठे रहें हर समय। तो बहुत इफेक्ट है कॉर्पोरेट कल्चर में, तो इट्स टू बैड। लाइफस्टाइल भी ख़राब है, नींद भी कम है और ड्राइनेस भी बहुत है, विजन लॉस होता जा रहा है ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ऐसे टाइम पे तो मैं हमेशा बोलूँगा प्रिवेंशन करो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट यूजिंग आइसोटेन आई ड्रॉप्स। सो अगर कोई कर रहा है स्क्रीन के सामने काम तो आइसोटीन का दिन में कितना यूज़ करना है? 3 टाइम्स अ डे इट्स गुड फॉर देम। अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है तो आप अपना रूटीन बनाएँ। बेसिकली आप अपनी बॉडी के लिए यू स्टार्ट, अब न्यूट्रास्यूटिकल्स का कितना अब लोग हर जो है डाइटिशियन बोल रहा है कि यू स्टार्ट टेकिंग, बिकॉज़ डेफिशिएंसीज़ हमारे हिंदुस्तान में बहुत है। खान-पीन जो है उस हिसाब से नहीं है। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज़ इंक्लूड लुब्रिकेंट और आई ड्रॉप फॉर योर आईज़ ऑल्सो इन योर सप्लीमेंट, जो भी आप लेते हो उस सेक्शन में। राइट। क्योंकि आँखें भी बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के साथ-साथ, तो मुझे लगता है कि वो एक इंक्लूजन होना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, नज़र तो आप ठीक कर दोगे, नज़रिया ठीक करने के लिए ड्रॉप से कुछ? नहीं, नज़रिया ठीक करना तो आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकलेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट आप इस पॉडकास्ट को घर पे जो सीनियर सिटीज़न हैं या जो अब सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में टच होने वाले हैं, उनसे इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करना और उनसे बोलना कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट ज़रूर करें। उन क्वेश्चंस को लेकर एक पॉडकास्ट फिर से आपसे जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। आप वेलनेस सेंटर को भी एक्सपांड कर रहे हैं जिससे एज अ कल्चर और एज अ लाइफस्टाइल हमारे लोगों में वो चेंजेस आएँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।